Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो इसके पहले की जो थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे थे, क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट चल रहा है इसमें, लेकिन हम एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी डेप्थ में नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो भी हम क्वांटम के पार्ट पढ़ेंगे सब आपकी सरफेशियल स्टडी होगी, तो इसमें काफ़ी डेप्थ में नहीं जाते हैं। जितना हमारा सिलेबस में है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले ही पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा एक वेव है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, जिसको मैंने पहले भी अभी प्रूव किया है। हम फ्लांक्स की बात करते हैं तो लाइट के बारे में वहाँ पे डिस्कशन हो चुका था, पार्टिकल नेचर और एंड वेव नेचर के बारे में। एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो डी बोगी के साथ मैंने बात की थी, तो डी बोगी से भी आपका निकल के आया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एंड वेव नेचर। ठीक है, तो वेव नेचर आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका था। अब उसको मैथमेटिकली और इक्वेशन, वेव इक्वेशन के थ्रू हम लोग कैसे प्रूव करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, तो यहाँ पे ग्रीक साइंटिस्ट का नाम आता है बच्चों श्रोडिंगर, राइट। तो हम उस इक्वेशन पे पहुँचेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि बच्चों वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, तो अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन बच्चों कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। अब इस वेव को हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका एक मैटर वेव है। मैटर वेव का मतलब कि भाई इसके पास क्या है, मास आपका डिफाइन किया है मैंने। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻³ आपका 31 kg। तो जब आपका मास डिफाइन है इलेक्ट्रॉन का, तो डेफिनेटली इसको हम मैटर वेव के नाम से भी कॉल कर सकते हैं। अब जो हम बात करते हैं वेव इक्वेशन की, तो जनरल वेव इक्वेशन आपकी होती है y = a sin ω t। यहाँ पे a आपका क्या होता है, a आपका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है, और t आपका टाइम होगा। ठीक, ओके, और y यहाँ पे क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कुछ जनरल इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे हम लोग बात करेंगे अभी। यस बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे आपका जो वेव मैकेनिकल मॉडल तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे हम जनरली हम कैसे इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो जैसे मान कर चलो बच्चों, हम एक, जैसे आपका ये यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे यहाँ पे एक आपका एक कोई बॉल सपोज रखा हुआ है, ठीक है, इसको बच्चों मैंने थ्रो किया। तो आप लोग जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू से पढ़ते हो, जहाँ पे इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसको रिलेट करूँ काफ़ी क्लासिकल कॉन्सेप्ट के साथ बेटा क्वांटम कॉन्सेप्ट को, तो कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग ट्रेजेक्टरी को रिलेट करते हैं, है ना, वेव फंक्शन किस तरीके से। तो अब यहाँ पे हम जो क्वांटम में बात करते हैं तो इसमें क्या आपका रिलेट कैसा होता है मैं बताऊँगा। तो देखो, द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेव दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स रिप्लेस द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेक्टरी इज कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये है कि बच्चों जब हम बात करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट, है ना, ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, तो उसको बेटा हम लोग क्या है, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किसके साथ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वेव का, ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। तो एक्चुअली इसमें एक आपका टर्म आता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड वेव फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं साई। ठीक है, तो ये जो आपका वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन एक्चुअली में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। किसकी इंफॉर्मेशन, अच्छा मैं इसको एक तरीके से और बोल सकता हूँ कि वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन एक आपका बेटा सेंट्रल प्रिंसिपल है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। किसका, ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपका इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, इन्फॉर्मेशन बेटा आपका कॉन्सेंट्रेट करेगा, ठीक है, किसी भी वेव के बारे में, जो भी उसकी फ्रिक्वेंसी है, वेवलेंथ है ना, उसकी जो भी आपकी प्रॉपर्टी, जो उसकी पोजीशन है, लोकेशन, शेप, साइज, उन सब के बारे में आपका ये जो वेव फंक्शन है इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। तो सिंपल सा पॉइंट क्या निकल के आता है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो हम ट्रेजेक्टरी के बारे में स्टडी करते हैं, कभी ट्रेजेक्टरी जो स्टडी करते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, उसी तरीके से आपका जो कोई भी एक वेव है, एनी वेव, ठीक है, तो उस वेव को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा
तो उसके लिए बच्चों हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेंगे और समझेंगे, ठीक है। जिसमें आपका जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन की हम लोग हेल्प लेंगे बच्चों मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सही। तो पहला पॉइंट समझ में आपको आया, ओके। इसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट में आपका है ए सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट द वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल द डायनेमिकल इन्फॉर्मेशन। बेटा डायनेमिकल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जब कोई भी वेव मूव करेगा तो भाई उसकी पोजीशन और लोकेशन आपकी चेंज होगी, भाई जो भी इसका मास या आपकी जो भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा जब मूविंग कंडीशन में है तो पार्टिकल नेचर और आपका वेव नेचर दोनों ही शो करता है, पर दोनों में से डोमिनेंट कौन करता है वो मैंने बताया था। आपकी वेवलेंथ मैंने जब निकाली थी बच्चों एक बॉल और इलेक्ट्रॉन को लेकर मैंने प्रूव भी किया था। तो उसी तरीके से आपका जो सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का है बच्चों वो क्या है, वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन का मतलब दैट इज दी साई इज द वेव फंक्शन, ठीक है। इसके पास सारी आपकी डायनेमिकल इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, कोई भी एक सिस्टम होगा वेव सिस्टम। तो हम बात करेंगे हियर बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंफॉर्मेशन इट कैरीज अबाउट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि भाई जो आपका पार्टिकल है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो उस लोकेशन के बेस पे अगर आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है या फिर उसकी आपकी किसी भी वेव की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना है तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जो वेव फंक्शन है उसकी हेल्प हम लोग लेंगे। तो ये बात दोनों पॉइंट समझ में आपको आए होंगे, क्लियर है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे डिस्कस होगा कि बच्चों अब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा था वेव को लेके, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बच्चों श्रोडिंगर जो इक्वेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से आपकी डेवलप होती है। तो इन 1926 द ऑस्टिन फिजिस्ट अर्बन श्रोडिंगर प्रपोज्ड एन इक्वेशन फॉर द फाइंडिंग द वेव फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, कि भाई कोई भी एक सिस्टम है उसका जो वेव फंक्शन है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो भाई जो आपके श्रोडिंगर थे इसने इसको आपको डिफाइन किया है। तो ये इसको डिफाइन करने के लिए बेटा जो वेव फंक्शन आपका साई होता है उसकी पूरी तरीके से हेल्प ली गई है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन विद एनर्जी E इन ए सिस्टम दैट डज नॉट चेंज विद टाइम फॉर ए इंस्टेंट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो इसका बेसिक मीन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आपकी श्रोडिंगर ने बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे श्रोडिंगर ने बच्चों 2 इक्वेशंस को डिफाइन किया था, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस में से जो आपकी पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपकी इक्वेशन थी बच्चों टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है हम उस पर ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और सेकेंड में इक्वेशन की अगर बात करूँ तो ये बच्चों थी आपकी टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगा एक लेक्चर के अंदर। लेकिन टाइम जो इंडिपेंडेंट है इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग चलेंगे। तो जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है तो मैं ज़रा इसकी बात करना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे मान के चलो बच्चों कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है। उस पार्टिकल का अगर मैं बात करूँ कि मास, तो पार्टिकल का अगर मैं बात करूँ तो मास आपका क्या है, सपोज स्मॉल m है, ठीक है। पार्टिकल का मास कितना है आपका, स्मॉल m। अब इसके बाद जब बच्चों वो मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग कंडीशन में है, और मूविंग कंडीशन के साथ साथ बेटा की जा रही है वो आपकी वन डायमेंशन के अंदर आपका मूव कर रहा है, ठीक है। वन डायमेंशन के अंदर आपका मूव कर रहा है, मतलब एक ही एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में से किसी एक एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है। मास क्या है भाई, पार्टिकल का मास क्या है, स्मॉल m, वन डायमेंशन के अंदर बच्चों मूव कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी है वो बच्चों क्या है, कैपिटल E। मैंने बात दिया कि भाई कोई पार्टिकल है उसका मास क्या है, स्मॉल m, वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, E। तो यहाँ पे जब हम बात करें बेटा टाइम इंडिपेंडेंट वाला केस की हम बात कर रहे हैं, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट। तो जब भाई टाइम इंडिपेंडेंट वाला केस होगा तो उस केस में जब कोई पार्टिकल m मास के साथ बेटा वन डायमेंशन में मूव करेगा जिसकी एनर्जी E होगी, तो उस केस में उसका जो वॉल्यूम होगा बच्चों वो बेटा रहेगा कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। ये बात समझ में आई क्या है, तो वॉल्यूम रहेगा आपका कांस्टेंट। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि टाइम आपका चेंज नहीं होना चाहिए या फिर टाइम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सीधा सा पॉइंट ये है कि मतलब कि दैट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के चेंज होने के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम रहेगा बच्चों आपका कांस्टेंट। अब ठीक है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो NCERT क्या बोलती है
कि बच्चों इसकी जो जनरल इक्वेशन आपकी आती है दैट इज़ आपका एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आता है बच्चों यहाँ से आपका हैमिल्टनियन एनर्जी ऑपरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हैमिल्टनियन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टनियन ऑपरेटर। तो भाई यहाँ पे इसके साथ बेटा हम दोनों साइड बेटा साई का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी बच्चों वेव फंक्शन। ठीक है, तो साई का हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका बनेगा ई इज़ द एनर्जी वेव फंक्शन इज इक्वल टू ये आपका हैमिल्टनियन ऑपरेटर इनटू आपका साई। ठीक है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो आपकी एनसीईआरटी अकॉर्डिंग आपकी डिफाइन होती है। बट किसी भी एक एक्सिस को अगर लेके मैं बात करूं तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आती है, हम उस पर चलेंगे। ठीक है, तो ज़रा फोकस करना। तो जैसे बच्चों हम बात करेंगे कि भाई इन वन एक्सिस, ठीक है, अगर मैं एक एक्सिस की बात करूंगा तो उसके अंदर या वन डायमेंशन की बात करेंगे तो उसके अंदर जैसे बच्चों मान लेते हैं सपोज एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपकी जनरल इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, फिर हम कंपेयर भी कराएंगे इसको। तो हमारी जनरल इक्वेशन बच्चों बनती है माइनस इट इज़ एच क्रॉस, इस तरीके से रहता है। इसकी वैल्यू मैं बताऊंगा ये होता क्या है, डिवाइड बाई 2m, यहाँ पे होगा आपका डबल डिफ्रेंशिएशन रहता है, डिवाइड बाई dx²। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। देन प्लस ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी रहती है यहाँ पे b इंटू एक्स, नाउ इट इज़ वेव फंक्शन इज इक्वल टू आपकी ये टोटल एनर्जी इंटू आपका ये वेव फंक्शन। ठीक, अभी जो मैंने इक्वेशन की बात की थी कि भाई जनरल इक्वेशन आपकी क्या है, तो जनरल इक्वेशन आपकी थी, मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा ई इंटू वेव फंक्शन इज इक्वल टू हैमिल्टनियन ऑपरेटर इंटू आपका साई। तो जरा इस इक्वेशन से इस बेसिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो ये जो बच्चे इक्वेशन में लिखी है ना ऊपर इक्वेशन, ये इक्वेशन में एक्चुअली में एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो आप यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर बाई की बात करेंगे तो यहाँ पे बाई आ जाएगा, यहाँ पे बाई आ जाएगा। जेड की बात करें तो यहाँ पे जेड एंड आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करो बेटा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड को, इस इक्वेशन में इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ से देखो बच्चों आपका ई इंटू वेव फंक्शन तो आपको ये मैच कर रहा है। ठीक है, और अगर बेटा मैं इस इधर से मैं अगर मैं वेव फंक्शन को बच्चों में कॉमन बाहर ले लेता हूँ तो हैमिल्टन ऑपरेटर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक्चुअली मुझे कंपेयर करने का बेसिक मीन क्या था बेटा, हैमिल्टन ऑपरेटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो यहाँ से एच की वैल्यू आपकी निकल के आती है, आप जरा चेक करो, h² डिवाइड बाई 2m है ना, d² डिवाइड बाई dx² प्लस आपका पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी, और यहाँ पे आपका रहेगा एक्स एक्सेस की बात कर रहे थे तो यस, तो ये जो वैल्यू बेटा आ रही है दिस इज हैमिल्टनियन ऑपरेटर वैल्यू। बात समझ में आई क्या? ओके, तो इसको आपको याद है कि अगर मैं बात करूँगा बाई एक्सिस की बात करूँगा तो मुझे बताओ बाई एक्सिस के अंदर इसकी वैल्यू बेटा, इसकी आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो बेटा एक्स का क्या बाई आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा बाई आ जाएगा। अगर मैं जेड की बात करूँगा तो जेड एक्सिस के अंदर तो बच्चों यहाँ से आपका जो एक्स है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे जेड आ जाएगा, और इस प्लेस पे भी आपका जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही इक्वेशंस आपकी तीनों एक्सिस के अंदर एक्स वाई और जेड के अंदर आप लोग डिफाइन कर सकते हो। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे बच्चों प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे समझने के लिए। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी दैट इज दी प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इसका एक्चुअली मीन क्या है, तो पहले इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक्स एग्जांपल दूंगा, जरा सब लोग फोकस करना कि जैसे मान के चलो बच्चों हमारे पास एक आयरन रॉड है। ठीक है, इस आयरन रॉड की अगर बच्चों मैं लेंथ की बात करूं तो कितना है, सपोज आपका 6 फीट है। ठीक, 6 फीट है ये। अब इसके में एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँगा कि सपोज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू बच्चों क्या है 2 kg, मतलब यूनिट लेंथ का जो मास है वो कितना है 2 kg। तो सपोज मैं बात करूँ इसका मतलब क्या है कि बच्चों जो 1 फीट होगा उस 1 फीट का आपका मास कितना होगा 2 kg होगा, इसका मतलब यही है। तो ठीक है, अगर बेटा इस रॉड को मैं सपोज
क्या कर रहा हूँ मैं, सपोज इसको बीच से कट कर देता हूँ, ठीक है। सपोज इसका आपका ये सेंटर पॉइंट, इसको बेटा मैं यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो कट करने पे इसका जो बेटा मास होगा, आप देखो पहले इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 3 फीट हो जाएगी, इधर भी 3 फीट रहेगी, हो जाएगी। अभी इसका मास की बात करेंगे, टोटल में से आपका कितना था बच्चों, टोटल की बात करेंगे तो 6 × 2 कितना 12 हो जाएगा केजी। तो बेटा इधर आपका 6 केजी होगा, इधर भी आपका 6 केजी। लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ है, चेंज नहीं हुआ है बच्चों आपका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आपका 2 केजी है, अब डिवाइड कर दोगे तो भी तो आपका मास पर यूनिट लेंथ आपका 2 केजी तो डिफाइन किया जाएगा। अरे बात बताओ मुझे, तो ये तो आपका चेंज। तो इसी तरीके से हम रिलेट करते हुए, तो एक्चुअली इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मास डेंसिटी। इसको नोट कर लो, इसको हम लोग मास डेंसिटी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम बेटा रिलेट कर देते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ। तो एक्चुअली में उसका स्टेटमेंट क्या है उस पर हम लोग चलेंगे। तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, इसको मैं आपको जरा लिखता हूँ, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा, आप समझना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन at a point within an atom is proportional to square of ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। क्लियर है, मतलब मैं बोलूँगा तो दैट इज, इसका मीन क्या होगा बच्चों, वेव फंक्शन इज साई, इसका मॉड, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब साई बच्चों जो होता है वेव फंक्शन वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, लेकिन जब बेटा उसका आप स्क्वायर करोगे मॉड के साथ तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी। इसलिए बोलते हैं कि आपका जो वेव फंक्शन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, बट आपका जो सही स्क्वायर बेटा रहेगा मॉड बेटा हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। तो देखो आपको ये पॉइंट मैं बोलूँगा फिर से, मैं बोलूँगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन इज साई, ठीक है। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों वहाँ से आपका क्या डिफाइन होगा कि भाई जो एक्चुअली उसका जो बनेगा साई स्क्वायर जो बनेगा मॉड के साथ, तो बच्चों वही क्या होगी, वो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ऐसे भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। क्लियर है। अभी इस टर्म को मैं एक तरीके से और मैं अगर आपको रिलेट करूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, आपका ये जो साई स्क्वायर जो मैं बात कर रहा था, तो एक्चुअली में ये बच्चों क्या है, दिस इज़ दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। और अगर मैं सिर्फ साई लिखता हूँ तो ये एक्चुअली में क्या है, दिस इज़ दी वेव फंक्शन, दिस इज़ दी वेव फंक्शन, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस समझो, ठीक है। तो वेव फंक्शन एक्चुअली बच्चों लोकेशन को डिफाइन करती है और सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती है, वो ठीक है। लेकिन इस साई का कोई बेटा फिजिकल आपका अगर मैं बात करूँ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। मैं अगर इस तरीके से बात लिख सकता हूँ तो भी आपका सही होगा, ठीक है। तो इस साई का वेव फंक्शन कोई फिजिकल, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस आपका नहीं होता है। लेकिन आपका जो साई स्क्वायर जो बेटा मॉड में आपका जा रहा है, ये बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और इसकी वैल्यू बच्चों आपकी नियर अबाउट 1 का होती है। कब भाई, ये होती है आपकी ऑर्बिटल्स के अंदर। भाई जहाँ पे आपका एक मतलब साई स्क्वायर है क्या एक्चुअली में, ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो क्या बता रही है कि एक फिक्स्ड पॉइंट पे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको बेटा हम लोग निकालते हैं साई स्क्वायर की हेल्प से, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा आपकी पॉजिटिव में ही रहती है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे बच्चों ग्राफ की हेल्प से। तो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये जो कर्व मैं बना रहा हूँ, सपोज मैं 2 डिफरेंट कलर से बनाऊँगा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये मैंने 2 कर्व यहाँ पे बनाए हैं। तो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, मैं इसकी बात करूँ तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, ये बच्चों डिफाइन कर रहा है वेव फंक्शन। किसको, ये डिफाइन कर रहा है वेव फंक्शन को। क्लियर है। और यहाँ पे आपका जो मैंने सेकंड कर्व जो बनाया है, ये किसको भी डिफाइन कर रहा है, ये देखो दोनों जगह पॉजिटिव में ही डिफाइन हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब बेटा आपका साई स्क्वायर। मतलब जब कैलकुलेशन करनी है तो बच्चों हम लोग साई की हेल्प नहीं लेंगे, तो बेटा हम लोग साई स्क्वायर की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अभी बताएंगे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्लियर है। ओके, अगर बात करूं यहाँ पे कि हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, मैं उसके अंदर बात करना चाहूँगा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसकी वैल्यू किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो भाई इस क्यूब के अंदर बच्चों मैं बात करूँ तो एक आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि बच्चों इन तीनों एक्सिस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि बच्चों इसका वॉल्यूम मान लेते हैं सपोज हम लोग डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी भाई यहाँ पे जो क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब बेटा आपका 3 डायमेंशनल यहाँ पे आपका डिफाइंड है, क्लियर है। तो भाई यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होगा, dB। अब इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर बात की जाएगी तो अब कैसे बेटा लिखेंगे मैथमेटिकली, तो इसको हम लिखेंगे बच्चों साई इसका मॉड इसका स्क्वायर इंटू आपका dB। तो जब कभी वॉल्यूम के बारे में बात की जाएगी तो इस तरीके से आपको लिखना है कि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम के अंदर ऐसी होगी। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि भाई अगर मैं बात करूँ किसी भी एक्सिस के अंदर आपको निकालना है, ठीक है। मैं पहले बात करूंगा बच्चों वन एक्सिस। अगर किसी भी एक एक्सिस के अंदर अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को आपको डिफाइन करना है तो अपन कैसे निकालेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी। तो कैसे लिखेंगे, ये आपका साई होगा इसका स्क्वायर होगा मॉड करने के बाद इंटू आपका डी एक्स। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ऐसे, अगर बाई एक्सिस की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये आपका साई स्क्वायर इंटू डी बाई। भाई बाई एक्सिस के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऐसे, और जेड एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, फिर से लगेंगे आपका मॉड साई स्क्वायर इंटू आपका डी जेड, ठीक है। ये तो एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने बात की है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भाई किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मतलब बेटा यहाँ पे आपके टू एक्सिस के बारे में बात की जाएगी। तो भाई दो एक्सिस को लेके जब बात की जाएगी तो बेटा हम लोग बात करेंगे भाई किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात करें तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देख लो, ये बेटा आपका मॉड यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका डी ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो भाई वॉल्यूम के अंदर आपका कैसे बनेगा उसको देख लो। तो भाई अगर किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात की जाएगी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब बेटा साई स्क्वायर। लेकिन इसको हम लोग बेटा डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लो। तो मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं इस तरीके से कि भाई आपका ये साई इसका स्क्वायर बेटा इंटू आपका डीबी। तो ये लिखने के कुछ आपके बेसिक तरीके हैं, अगर आपको ये लिखने आते हैं तो आपको चीज़ें नेक्स्ट पॉइंट पे सॉल्व करने में काफ़ी इजी लगेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और समझेंगे कुछ और चीज़ें। यस बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो वेव मैकेनिकल मॉडल है इट इज़ डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर, ठीक है। मैंने आप बताया आपको दिस मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इज राउंड मोशन, ठीक है, एंड मे बी कंसिडर्ड टू बी द एनालॉगस टू द स्टैंडिंग वेव्स। तो व्हाट इज द स्टैंडिंग वेव्स, जब किसी आप स्ट्रेचेस स्ट्रिंग को अगर आप बेटा प्लग करते हो तो उसमें जो वेव क्रिएट होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग वेव्स। तो द वेव्स व्हिच आर जनरेटेड बाय प्लकिंग द स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग, तो वहाँ से आपकी स्टैंडिंग वेव्स आपकी प्रोड्यूस्ड होंगी, ठीक। ओके, तो उसके हम एनालॉगस इसको हम रिलेट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं, पार्टिकल नेचर की भी बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वेव नेचर की भी बात करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बोला था मैटर वेव। क्या बोला था बेटा मैंने, मैटर वेव मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड इज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड ड्राइव्ड बाय द श्रोडिंगर। तो आपकी बेटा इक्वेशन आपकी निकल के आई थी वो कुछ इस तरीके से आपका है, इट इज़ आपका यहाँ पे है दैट इज जे स्क्वायर। बेटा देखो पहले आपका एक्स एक्सिस को लेके है, देन बाई एक्सिस, देन जेड एक्सिस, और यहाँ पे आपका 8 पाई स्क्वायर स्मॉल m डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी। ई आपकी टोटल एनर्जी है, ठीक है, बी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये आपकी बेसिक क्वेश्चन निकल के आई थी जिसको मैंने अभी आपको रिलेट भी किया था तीनों एक्सिस को लेके इंडिविजुअल, ओके। और NCERT की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इस तरीके से बेटा होता है, मैंने अभी बताया था E इंटू
साई इज इक्वल टू हैमिल्टनियन ऑपरेटर इनटू आपका साई। तो आप उसी के साथ यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हो, ये आपकी एनर्जी है। तो इसको मैंने लिखना आपको सिखाया था तीनों एक्सिस को लेके, एक्स वाई और जेड। अब चलते हैं बेटा, यहाँ पे साई क्या है, ये बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, जिसको हम वेव फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एम आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये आपकी टोटल एनर्जी है, बी आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये बेटा आपकी यहाँ पे जनरल इक्वेशन बन जाती है। बच्चों यहाँ पे जो लिखा है ना इसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर, जो आपका डेल ये कुछ उल्टा एस करके बना है ना इसको बोलते हैं लैप्लेशियन ऑपरेटर। तो इसको अगर बेटा यहाँ से आप बाहर निकालो इन वैल्यूज़ को, है ना, एक्स बाई जेड की, तो आपकी ये बेटा बाहर निकल के आ जाएगा। अंदर बेटा सिर्फ क्या मिलेगा वो देख लो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा एच स्क्वायर, ये तो बेटा लैप्लेशियन आपका ऑपरेटर तो बाहर आ गया, तो यहाँ से बेटा क्या बना, एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, आपका ये लैप्लेशियन ऑपरेटर इसका स्क्वायर इंटू आपका वेव फंक्शन प्लस ई माइनस बी वेव फंक्शन इज इक्वल टू आपका 0। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ से बेटा आप दोनों साइड से बेटा क्या है आपका कॉमन क्या बेटा वेव फंक्शन हो जाएगा, कॉमन ले लो इसे आप। तो देखो बेसिक क्वेश्चन आपके ये बने, जैसी क्वेश्चन मैंने आपको ड्राइव करके भी बताई थी। तो हैमिल्टनियन जो ऑपरेटर है वो आपको समझ में आ गया होगा इसकी वैल्यू। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि भाई जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको बेटा हम दो पार्ट में पहले हम बात करेंगे। बेटा पहला क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बेस पे हम लोग बात करेंगे, और सेकंड हम लोग जो बात करेंगे दैट इज़ दी पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट को लेके भी हम लोग बात करेंगे, दोनों चीज़ों को समझेंगे, और दोनों में से हमारे लिए बेटा इजी क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट, इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसे मान के चलो बच्चों, यहाँ पे आपका देख सकते हो ये आपका बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस से मैंने जेड एक्सिस लिया है। ठीक, यहाँ पे आपका अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ये आपका रिजल्टेंट है सपोज आर। मैंने रेडियस के बारे में बात करूँगा बेटा, रेडियल वेव फंक्शन के बारे में बात करूँगा मैं। ठीक है, जहाँ पे बेटा इसके बीच एंगल कितना है, थीटा। तो ये बच्चा आर कॉस थीटा हो जाएगा, इधर आपका आर साइन थीटा हो जाएगा। फिर आपका जो आर साइन थीटा और एक्स जो एक्सिस है इसके बीच के एंगल बच्चों फाई है। तो यहाँ से आपका ये जो बाई एक्सिस है बेटा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, तो इसको मैं देखो स्टेटमेंट पढ़ूंगा यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जेड एक्सिस की बात करूँगा तो आर कॉस थीटा, बाई की बात करेंगे तो आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, और एक्स की बात करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, आर साइन थीटा मिल रहा है और कॉस फाई मिल रहा है। ये आपके यहाँ पे इस तरीके से एक्स वाई और जेड एक्सिस की बेटा वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे यहाँ पे करेंगे बेटा रिलेट। तो चलते हैं समझते हैं थ्योरी को। द श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटेन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स बाई जेड, और बेटा किस में, और इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्मॉल आर बेटा आपकी रेडियस रहेगी, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बेटा पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, थीटा आपका एंगल होगा, और आपका यहाँ पे फाई रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ एवर फॉर मोस्ट कैलकुलेशन इट इज सिंपलर टू सॉल्व द वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, हम लोग हाइड्रोजन एटम के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड कैन बी फैक्टराइज्ड बाई 2 सेपरेट पार्ट्स। इसमें से वन पार्ट बेटा स्मॉल आर के साथ बेटा फंक्शन रहेगा, और दूसरा पार्ट बेटा होगा आपका फंक्शन ऑफ थीटा एंगल एंड आपका फाई रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ से देखो आप, तो आपका यहाँ से बेटा जो आपका वेव फंक्शन है, तो ये जो वेव फंक्शन है बेटा ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट का रहेगा, जहाँ पे इसको बेटा 2 पार्ट में हम लोग करेंगे बेटा कैटेगराइज। फर्स्ट होगा आपका इस तरीके से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियल फंक्शन, और सेकेंड बेटा होगा आपका लाइक दिस, मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे एफ थीटा कॉमा फाई। तो ये बेटा होगा दिस इज कॉल्ड एंगुलर फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर फंक्शन। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में हम लोग इस तरीके से जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग कर लेंगे डिवाइड। बात समझ में आई क्या? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे बच्चों मैंने बताया कि भाई श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर जितना भी आपका सिलेबस के अंदर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पे श्रोडिंगर ने एक पॉइंट को और डिफाइन किया है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के बारे में उन्होंने एक पॉइंट और डिफाइन किया। क्या किया जरा ध्यान से देखना। तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जैसे मान के चलो बच्चों हमारे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस आपका ये है, इसके अंदर बेटा ये फर्स्ट सेल है, ये आपकी सेकेंड सेल है। ठीक, इस फर्स्ट सेल के अंदर
सपोज आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, तो उन्हें ये बोला कि भाई यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके साथ जो इसकी बेटा एक तो पहले देखो भाई यहाँ से इसकी डिस्टेंस सपोज आपका R1 है, इसकी बेटा डिस्टेंस सपोज आपकी R2 है, ठीक है। जब बेटा ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ बेटा इनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी भी होगी। मान लेते हैं आपकी इसकी एनर्जी आपकी E1, इसकी एनर्जी मान लेते हैं सपोज E2, ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक क्वेश्चन क्या था कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो उनके साथ साथ क्या होगा कि उनके जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल के साथ, भाई यहाँ पे मैं E1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं E2 की बात कर रहा हूँ, तो जो एनर्जी लेवल होगा उस एनर्जी लेवल के साथ बेटा एक पार्ट जोड़ा रहेगा क्या कि उन एनर्जी लेवल का एक वेव फंक्शन भी होगा। तो वेव फंक्शन मतलब क्या बेटा, एनर्जी के साथ एनर्जी बेटा किसके, इलेक्ट्रॉन्स की। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जैसे बच्चों मान के चलो आपका अगर E1 जो एनर्जी है, E2 एनर्जी है, E3 एनर्जी है, E4 एनर्जी है, तो E1 एनर्जी के बेटा करस्पॉन्ड आपका वेव फंक्शन क्या होगा, आपका SI1 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका SI2 हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने रिलेट किया। तो भाई मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से फोकस करना, E4 आपका SI4 कभी श्रोडिंगर इक्वेशन जब सॉल्व की गई बच्चों एटम के लिए, और स्पेशली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन एटम को लेके, तो वहाँ पे बिल्कुल फिक्स था कि जो भी इलेक्ट्रॉन बेटा आपका रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो भी आपकी पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हैं तो उनके करस्पॉन्ड बेटा एक वेव फंक्शन आपका डिफाइंड किया जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ये भी क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि बच्चों जो भी आपकी एनर्जी लेवल यहाँ पे डिफाइंड हो चुकी थी, तो एक्चुअली में एक टर्म आता है बेटा आपका क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट इज क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो हम लोग बेटा बात करेंगे बेटा हाइड्रोजन एटम को लेके, तो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट इसके बारे में बात करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपके जो भी वेव फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, ठीक है, इन्हीं के है। अब देखो क्या हो गया ना कि यहाँ पे आपका जो हम बात कर रहे थे बच्चों, तीन डिफरेंट आपके एक्सिस थे, 3 डायमेंशनल, एक्स, या आपका वाई एक्सिस, या आपका जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के अंदर बच्चों मैंने आपका जो वेव फंक्शन था उसकी वैल्यूज मैंने डिफाइन की थी, आपको अगर याद होगा। तो इन्हीं तीनों के बेस पे, इन वेरिएबल्स के बेस पे यहाँ पे आपकी 3 डिफरेंट बच्चों यहाँ पे क्वांटिटीज़ निकल के आती हैं, और वही 3 क्वांटिटीज़ एक्चुअली में बच्चों होती हैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो वही आपके जो 3 वेरिएबल्स के बेस पे जो प्रॉपर्टीज़ जो आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी निकल के आती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 क्वांटम नंबर्स, इन्हीं को बोलते हैं 3 क्वांटम नंबर्स। जिसके अंदर बेटा पहला क्वांटम नंबर होता है बेटा आपका, दैट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से करते हैं रिप्रेजेंट इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों ही क्वांटम नंबर यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स हैं उसकी हेल्प से निकाले गए हैं। और सबसे लास्ट में बेटा आता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। तो ये आपको समझ में आया कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं एक्चुअली में ये कहाँ से बेटा आपके आते हैं। ये एक्चुअली में बेटा आपके जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, वो श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसकी हेल्प से ही हम बेटा डिफाइन करते हैं कि भाई जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है उस इक्वेशन के अंदर जो बेटा आपके 3 वेरिएबल्स, जो आपके 3 वेरिएबल्स आपके डिफाइंड होते हैं, उन्हीं 3 वेरिएबल्स की हेल्प से एक्चुअली 3 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं बेटा क्या है, लोकेशन के बारे में। किसके बारे में, लोकेशन के बारे में, पोजीशन के बारे में। तो वही जो 3 वेरिएबल हैं वो बेटा आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में देते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लियर है। तो क्वांटम नंबर्स कहाँ से निकल के आए ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट अब जो आएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे बच्चे मान के चलो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, हमारे पास ये इस तरीके से क्यूब है, ठीक है, अरे सब लोग फोकस करना। ये बेटा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर मैं मान लेता हूँ बेटा 3 एक्सिस को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तीनों एक्सिस को। जरा मैं इसको ले लेता हूँ बेटा इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो लाइक दिस, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका जेड एक्सिस, और यहाँ पे क्यूब को हम सपोज इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, ठीक। और बच्चों क्यूब के अंदर हम लोग बेटा बात करेंगे आपके
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किसकी बात करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कहाँ पे मैक्सिमम होगी, किस पोजीशन में मैक्सिमम होगी। तो बच्चों मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सपोज यहाँ से बच्चों आपकी स्मॉल r डिस्टेंस पे है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्सिस को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ इस क्यूब के ऊपर, तो इसको सपोज मैं बात करूँ तो ये बच्चों मान सकते हैं यहाँ पे कि सपोज दिस इज ए d बाई स्मॉल आपकी डिस्टेंस। इसकी बात करें तो यहाँ पे इसको मान सकते हैं कि सपोज दिस इज ए डी जेड, और ये जो पार्ट है इसको हम क्या मान सकते हैं कि सपोज ये आपका है डी एक्स। ये बात समझ में आई क्या? तो यहाँ से हम डी एक्स इंटू डी बाई इंटू डी जेड करें तो वो क्या बताएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैं बात करूँगा कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ ज़रा क्या होगा उस स्मॉल पार्ट का। तो क्या होगा? ये होगा आपका डी एक्स इंटू डी बाई इंटू डी जेड। भाई इसी पर्टिकुलर आपके वॉल्यूम में तो आपको क्या मिलेगा? भाई इलेक्ट्रॉन्स आपका मिलेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे बात कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दिस क्यूब क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन दिस क्यूब, विद इन दिस क्यूब क्या हो जाएगा बताओ ज़रा। ये बेटा लिखना मैंने सिखाया है तो आपको, ये साई स्क्वायर इंटू आपका बेटा वॉल्यूम के बारे में बात की जा रही है तो आपका इंटू डी बी, ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ये बात समझ में आपको आ गई। अभी इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जुड़ा हुआ है, वो क्या है? उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपके डिस्कस हुए हैं। जैसे मान कर चलो ये क्यूब था आपके पास, इस क्यूब के अंदर आपके 3 एक्सिस थे, ठीक है। तो इन तीनों एक्सिस को अगर मैं मूव कराऊँ तो जरा ध्यान देखना, सपोज आपका ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको अपन सपोज मान लेते हैं बाई, और ये सपोज आपका इस तरफ है, इसको मान लेते हैं सपोज जेड। इन तीनों एक्सिस को अगर बच्चों मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ बताओ? तो इसी लिमिट की बात करूँगा। लिमिट बच्चों क्या आपका बात करूँगा बेटा? पॉजिटिव इन्फाइनेट से लेके आपके नेगेटिव इन्फाइनेट तक, ऐसा मान सकते हैं। फिर नेगेटिव इन्फाइनेट से पॉजिटिव इन्फाइनेट, ये आपकी लिमिट हो गई। अभी एक पॉइंट क्या है कि बच्चों अगर मैं तीनों एक्सिस के अंदर प्लस इन्फाइनेट या माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट तक अगर मैं मूव करूँ इतने पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ भी आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है, तीनों एक्सिस के अंदर अगर आप मूव करते हो। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जरा, माइनस इन्फाइनेट से लेके प्लस इन्फाइनेट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज़ साई मॉड स्क्वायर, साई इंटू साई भी लिख सकते हैं, इंटू आपका डी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैं किसी एक एक्सिस के अंदर मूव करूं, ठीक है, किसी एक एक्सिस के अंदर मूव करूं तो मैं भाई आप अगर मैं प्लस इन्फाइनेट से माइनस इन्फाइनेट जा रहा हूँ या फिर माइनस इन्फाइनेट से मैं प्लस इन्फाइनेट जा रहा हूँ, तो भाई कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ना। तो जिसकी बेटा आपकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आपकी 1 होगी, तो आपकी लिमिट देखो, लिमिट के बेस से मैंने इसको 1 डिफाइन किया, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद मैं डी बाई लिख सकता हूँ, साई स्क्वायर इंटू डी बाई, तो बाई एक्सिस के अंदर हो जाएगा। अगर मैं डी बी लिखूंगा तो अगर मैं डी बी लिखूँ तो क्या होगा बताओ ज़रा? ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट, और ये आपका होगा साई स्क्वायर इंटू डी बी। तो पूरे क्यूब के अंदर बेटा बात हो रही है। अरे बात समझ आई क्या? लिखने का तरीका मैंने सिखाया था। अभी यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चंस भी इस तरीके से बना है कि भाई जो आपका यहाँ से जो वेव फंक्शन निकल के आ रहा है प्लस इन्फाइनेट से माइनस इन्फाइनेट या माइनस इन्फाइनेट से प्लस इन्फाइनेट, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि बच्चों यहाँ से आपका ये माइनस इन्फाइनेट से ये आपका प्लस इन्फाइनेट, ठीक है। यहाँ से आपका ये मॉड स्क्वायर इंटू आपका डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तो पहला पॉइंट होता है इसे ग्राफ को लेके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस। क्या बच्चों? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जैसे मान कर चलो मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ, ये बेटा आपका यहाँ से वेव फंक्शन है और यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस की हम बात करेंगे, ठीक। तो अगर मैं कर्व को इस तरीके से बनाऊँ, जरा ध्यान से देखना, तो आप मुझे बताना कि ये कंटिन्यूअस आपका कर्व डिफाइन होगा? नहीं। देखो भाई इस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, फिर इस पॉइंट से आपकी अनदर वैल्यू आएगी, तो ये ब्रेक होने के बेस से एक कंटिन्यूअस कर्व नहीं होगा, तो मतलब ये कर्व आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। तो मतलब इस कर्व के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपकी डिफाइंड नहीं होगी। 2 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, मेरे को एक वैल्यू चाहिए भैया, कंटिन्यूअस कर्व चाहिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कर्व डिफाइंड नहीं होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस आपका कर्व होना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हैव ए कंटिन्यूअस स्लोप, हैव ए कंटिन्यूअस स्लोप, ठीक है। स्लोप आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए।
तो जैसे में अगर मैं कर्व बनाऊं तो आप मुझे बताना कि कंटिन्यूस लूप होगा, या आपका वेव फंक्शन है, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ज़रा मैं कर्व बनाता हूँ, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कंटिन्यूस आपको कहीं, एक्चुअली क्वेश्चन आपको डिस्कस हुआ है पहले, उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंटिन्यूस लूप मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आ रहा है, फिर यहाँ से इधर से इधर मूव कर रहा है, फिर डिक्रीजिंग, देन आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग। तो ये आपका ये भी जो कर्व होगा वो बिल्कुल भी आपकी वेव फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसको डिफाइन नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं समझने के लिए। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है बी सिंगल वैल्यूड, SINGLE, बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है। सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि बच्चों आपकी एक वैल्यू आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कर्व की बात करूं तो ज़रा आप मुझे बताना है इसका आंसर, ठीक है। ओके, जैसे मान के चलो ये बच्चों यहाँ पे आपका ये वेव फंक्शन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ठीक। ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, मैंने बना दिया सब इस तरीके से, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल रही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड आपकी थर्ड। तो क्या सिंगल वैल्यूड आपका यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? नहीं, तो ये भी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक। इसके बाद एक पॉइंट और आपका डिस्कस होता है, फोर्थ पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट समझने के लिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है। इसको देखो, इसका अगर मैं मतलब समझूँ तो इसका बेसिक मीन क्या होगा? इसका बेसिक मीन होगा बच्चों फाइनाइट, ठीक है भाई, फाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं बेटा, फाइनाइट के बारे में बात हो जा रही है, ठीक है। तो इसके अगर मैं कर्व की बात करूँ, आप मुझे ज़रा बताना, ये आपका वेव फंक्शन ये एक्स है, ये एक तरीके से इस तरीके से बेटा ये जा रहा है बेटा आपका इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो क्या ये कर्व डिफाइंड होगा? नहीं भाई, यहाँ पे आपका बी स्क्वायर्ड इंटीग्रेबल, मतलब यहाँ पे एक वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ पे फिक्स वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, फाइंड वैल्यू डिफाइंड होनी चाहिए, तो ये भी आपका आंसर डिफाइंड नहीं होगा। तो ये आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, समझने काफ़ी ज़रूरी थे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। इस बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, दैट इज दी सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, जहाँ पे बच्चों आपको क्या मिल रही थी? 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल। और वो जो 3 वेरिएबल थे वो एक्चुअली में आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिफाइन कर रहे थे। मैंने बात की थी एक्सिस को लेके, वाई को लेके, जेड को लेके। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो बेटा हम लोग रिजल्टेंट इक्वेशन में पहुंचे थे, वहाँ पे 3 जो आपके एक्सिस थे, वहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स की मैंने जो बात की थी वो एक्चुअली में क्या बता रहे हैं बेटा? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स आपके स्पेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एग्जैक्ट मीन क्या होगा कि भाई आपका, ठीक है, रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसको मैं से क्या बोल सकते हैं वो भी आप देख लो। दोज पोजीशंस, those positions where probability of finding electrons, where probability of finding electrons is maximum। तो जो आपकी पोजीशंस थी, जहाँ पे हम लोग बेटा वेरिएबल्स की बात कर रहे थे कि 3 वेरिएबल्स हैं जो पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो पोजीशंस हैं वो बेटा क्या बता रही हैं कि भाई वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है बच्चों वो क्या बताता है? एक्चुअली में आपके मैं बताऊँ तो वो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी वेव आपकी मूव कर रही है, उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बेटा उसके वेव फंक्शन में डिफाइंड की जाती है, जैसा मैंने बताया था। तो हम लोग एक्चुअली में जब यहाँ बात कर रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स निकल के आए हैं, तो हम लोग बात करेंगे बेटा कि आपको जो पोजीशन इलेक्ट्रॉन्स की वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं, इन तीनों वेरिएबल्स को मैं इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ कि भाई वो जो 3 वेरिएबल्स हैं एक्चुअली में वो आपकी 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो आपके 3 क्वांटम नंबर्स आपके यहाँ पे
डिफाइंड हो गए। तो क्वांटम वर्ड से बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो 3 बेटा क्वांटम नंबर्स यहाँ पे आपके डिफाइन होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर आपका रहता है स्मॉल n, सेकेंड मैंने बताया था स्मॉल l, थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो बेटा मैग्नेटिक स्मॉल m, और फोर्थ बेटा बाद में आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे स्पिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आपके जो बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स हैं यहाँ पे आपके डिस्कस होंगे। तो 3 क्वांटम नंबर्स कहाँ से निकल के आए, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? ओके। इसके बाद मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं उस पर अब चलते हैं। तो क्वांटम नंबर्स को बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, तो क्वांटम नंबर को डिफाइन अगर आपको करना है तो मैं से बात कर सकते हैं कि भाई क्वांटम नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं कि भाई लोकेशंस या लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? हाईएस्ट है। क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, ओके। तो अभी मैंने क्वांटम नंबर्स को रिलेट कर दिया था आपको n, l, m and s। ठीक, जहाँ पे बेटा हम पहले बात करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन की ही बात कर रहे हैं। तो वेव के तरीके से हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस तरीके से आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वेव के तरीके से है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो मैंने अगर मैं प्रेजेंस की बात, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले बेटा आता है आपका सेल, सेल के बाद आता है आपका सब सेल। ठीक है, सब सेल, और सब सेल के बाद आपका आता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट दोनों ही डिफरेंट हैं बेटा। ऑर्बिट होता है 2 डायमेंशनल, ऑर्बिटल होता है बेटा 3 डायमेंशनल। तो जो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम नंबर्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो मैक्सिमम है बच्चों, हाईएस्ट है, वो एक्चुअली ऑर्बिटल के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनली ऑर्बिटल्स के अंदर ही आप इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन किए जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एक्चुअली में क्या होते हैं? ऑर्बिटल बेटा होते मैंने बताया 3 डायमेंशनल स्पेस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि इट इज़ ए 3 डायमेंशनल स्पेस, बट ऑब्वियसली 2 डायमेंशनल, जिसको हम सेल बोलते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस in which the probability of finding electrons, the probability of finding electrons is maximum, क्लियर है? ओके, तो ये मैंने बात कर दी बच्चों ऑर्बिटल के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बेटा फर्स्ट क्वांटम नंबर आपका आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो फर्स्ट आपका आता है, इसको बेटा हम लोग स्मॉल n से करते हैं रिप्रेजेंट, और जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू बच्चों आपकी 0 नहीं होती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 और इस तरीके से सोन बेटा इन्फाइनाइट तक। ठीक है, तो मतलब मैं बोल दूंगा बेटा पॉजिटिव इंटीजर। क्या? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो जितने आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं बेटा वो सब के सब बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करेंगे। बेटा n आपका 0 नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो ये आपका बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा किस तरीके से आपके एग्जिस्ट करते हैं। अब एक पॉइंट आता है कि बेटा सबसे पहले आपकी सेल, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक्चुअली बेटा जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं प्रिंसिपल क्वांटम आपके इस क्वांटम नंबर समझने के लिए, तो जैसे मैं बात करूं किसी बच्चे के बारे में, अगर मैं पूछूं कि बच्चों कोई भी एक इंसान है वो कहाँ रहता है, तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? उसकी कंट्री आएगी। ठीक है, कंट्री के बाद अगर बेटा कहाँ पे पहुँचेगा? कंट्री के बाद बेटा आपका स्टेट आएगा। स्टेट के बाद अगर मैं बात करूँ तो बच्चों आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका पर्टिकुलर होम आएगा जहाँ पे आप लोग रहते हो। ठीक है, तो अब ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ बेटा? सबसे पहले बात किया बेटा सेल, सेल के बाद बेटा सब सेल, सब सेल के बाद क्या होगा? इसके बाद होगा आपका ऑर्बिटल। तो ये आपको सीक्वेंस समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग नॉर्मल हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले किसी भी इंसान की लोकेशन अगर आपको जाननी है तो पहले उसकी कंट्री जाननी पड़ेगी, लोकेशन जानने के लिए कंट्री, देन आपका स्टेट, देन आपका डिस्ट्रिक्ट, देन आपका होम। क्लियर है? तो इस होम के अंदर आपका जो भी आप इलेक्ट्रॉन को खोज रहे हो या जो भी ह्यूमन को खोज रहे हो वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से
जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर, सबसे पहले कौन आता है? सेल, सेल के बाद सबसेल, सबसेल के बाद ऑर्बिटल। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन बेटा आपके ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, जो होता है 3 डायमेंशनल। ये बात समझ में आपको आई होगी सीक्वेंस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्चुअली में कि भाई एन की जो अपन बात कर रहे थे वो आपकी नॉट इज इक्वल टू 0, लेकिन एन इज इक्वल टू 1 मैं लिखूँगा, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, और इस तरीके से आपका n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट तक आपका हो जाएगा। जहाँ पे बेटा आप पे क्या है, सब के सब क्या है बेटा, यहाँ पे रहेंगे पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। अब बेटा सबसे पहले हम बात सेल के बारे में। तो भाई सबसे पहले सेल, तो सेल बेटा आपको रिलेट किया जाएगा बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। तो देखो जरा बेटा क्या होगा, कौन कौन सी होती हैं? K, देन L, देन M, देन N, इसी तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ पे सेल्स हो गई हैं। अब एक्चुअली में आप सेल बोलो चाहे आप यहाँ पे इसे ऑर्बिट बोलो, बात तो एक ही है। तो एक्चुअली में जो सेल है और जो ऑर्बिट है वो एक्चुअली में क्या बता रहे हैं? ये बच्चों बताते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल। क्या देख लो यहाँ पे, साइज ऑफ ऑर्बिटल, कॉपी कर लो इसे, साइज ऑफ ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट है कि आपका जो सेल है और जो ऑर्बिट्स हैं KLMN, ये एक्चुअली में क्या बताएंगे बच्चों? साइज ऑफ ऑर्बिटल। और सेकेंड पॉइंट क्या होगा? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को भी डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आपका ये हो गया है। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करूँ तो बच्चों सेकेंड पॉइंट इज द एनर्जी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी डिफाइंड करते हैं आपकी सेल या ऑर्बिट। बेटा किसकी एनर्जी? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इसको लिखो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। एनर्जी का फॉर्मूला आपको मैंने पहले डिस्कस किया था, क्या था बच्चों? एनर्जी का फॉर्मूला था आपका ENH की अगर मैं बात करूं तो क्या था? नेगेटिव टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, 13.6 इंटू Z² डिवाइड बाई N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका फॉर्मूला था। तो एक्चुअली में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बेटा साइज और एनर्जी के बारे में डिस्कस करेगा बेटा किसके? ऑर्बिटल के। तो भाई सेल और ऑर्बिट मैंने आपको बताया, इसकी एनर्जी का नंबर Z होगा बेटा आपका एटॉमिक नंबर, और N क्या होगा बेटा? सेल, लिख देता हूँ मैं, N क्या होगा बच्चों? N होगा आपका सेल, और Z होगा आपका दैट इज दी एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको लिख लो एटॉमिक नंबर। अब इसके बाद मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे और डिस्कस करूँगा कि जैसे बच्चों मान के चलो मैं n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, और इस तरीके से n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। बेटा यहाँ पे हम 1 से इन्फाइनाइट की तरफ अगर मूव करें तो मुझे बताओ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? एनर्जी डेफिनेटली आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है। वैसे मैंने बताया था न्यूक्लियस से जितना आप दूर जाते जाओगे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब इसके बाद मैं पूछूँ साइज़ क्या इंक्रीज होगा? यस। तो अगर आप n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट की तरह अगर आप मूव करोगे तो आपका साइज़ होगा, साइज़ की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करेगी। तो साइज भी इंक्रीज होगा और आपकी एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बात समझ में आई? क्लियर है? ओके। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो सेकेंड पॉइंट आपका आता है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बेटा स्मॉल l, ठीक है। एजीमुथल AZIMUTHAL, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल l। तो बेटा एजीमुथल भी बोलते हैं और एक नाम से और इसे कॉल करते हैं बेटा, किससे करते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। इस नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं, इसको समझ लो। अब एक्चुअली में जो एल है बच्चों वो किसको डिफाइन करता है? एल डिफाइन करता है बच्चों साइज को। किसको डिफाइन करता है? ये जो साइज, शेप को, साइज तो मैंने बता दिया, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो बेटा पहले था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो साइज और एनर्जी को डिफाइन कर रहा था, और एजीमुथल है वो आपकी शेप ऑफ ऑर्बिटल को करता है डिफाइन। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि बच्चों ठीक है, मैं स्मॉल एल की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो चलते हैं उस पॉइंट पे। तो स्मॉल एल की वैल्यू बच्चों 0 से यहाँ पे स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3 एंड 4 जो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अंदर आएंगे, उसको हम बात करेंगे। तो भाई अब देखो पहले सेल था, अब क्या आएगा? सब सेल आएगा। क्या आएगा? सब सेल। हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं ऑर्बिटल की तरफ। तो भाई सेल के बारे में बात की मैंने, KLMN याद रखना आप। अब सब सेल पर चलते हैं। तो सब सेल की जब बात करेंगे तो सब सेल का बच्चों नेम भी यहाँ पे पहले मैं नेम की बात करूँगा, और सब सेल का जो शेप होगा उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो बेटा सब सेल कौन कौन सी होती हैं बताओ ज़रा? एक S, P, D, F, N, G, इस तरीके से होंगी कुछ कॉमन। तो भाई अगर मैं 0 की बात करूँ तो बेटा 0 का मतलब S सब सेल,
एल की वैल्यू जब 0 होगी तो बेटा कौन सा सब सेल आएगा, एस, याद रखना। एल की वैल्यू 1 होगी तो बेटा कौन सा सब सेल, पी। इस तरीके से 2 के लिए डी, 3 के लिए आपका एफ और 4 के लिए आपका जी। इस तरीके से ये बात समझ लो ध्यान से। अब बात करेंगे इसके शेप के ऊपर। तो जब हम लोग शेप की बात करेंगे तो मुझे बताओ जो एस सब सेल है उसका शेप कैसा होता है। तो वो आपको पता है, इट इज़ ए स्फेरिकल शेप। कैसा होता है, स्फेरिकल शेप आपका होगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से होगा स्फेरिकल शेप, ठीक, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। अगर पी की बात करेंगे तो पी होता है बेटा आपका डंबल शेप। पी कैसा होता है, मैं पी की बात करूं तो पी आपका इस तरीके से होगा, डंबल शेप, ठीक है। डी की बात करूं तो आपको मिलता है डबल डंबल शेप, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एफ की बात करूं बेटा तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। एफ की बात करूं, एफ तक ही आप जहां से देख सकते हो तो एफ बेटा कॉम्प्लेक्स आपका शेप रहता है, कॉम्प्लिकेटेड, जिसको हम जनरली बोलते हैं 8 फोल्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी इसे हम कॉल करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि भाई एल की वैल्यू 0 होगी तो उसमें बेटा कौन सा आपका सब सेल होगा, एस। 1 के लिए क्या होगा, पी, देन डी, देन एफ, देन आपका जी। ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब इसके बाद मैं थोड़ा आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखना। तो एक्चुअली में जो एल है वो बेटा किसके लिए आपका डिफाइन हो रहा है, ये बच्चों आपका डिफाइन हो रहा है सब सेल। किसके लिए, सब सेल, ठीक है। और सब सेल का मतलब बेटा यहाँ से आपका रिलेट हो रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल। क्या, शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। तो n इज इक्वल टू अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू बेटा इसके लिए क्या होगी, 0। बिल्कुल ध्यान देना। जब n की वैल्यू 2 होगी तो बच्चों यहाँ पे क्या, 0,1 इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। जब n की वैल्यू 3 होगी, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी तो एजीमुथल का मतलब बेटा 0,1,2। जब n इज इक्वल टू 4 होगा तो यहाँ पे होगा 0,1,2,3। ये बात लिखो जल्दी से। इसके बाद अब यहाँ पे आप रेंज समझ में आ रही हो कि भाई इसकी रेंज क्या होगी l की। तो जो l होगा भाई आपकी l की रेंज क्या बनी, तो l की रेंज आपकी बन गई है बेटा, यहाँ से देखो आप l मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखो n-1। तो ये बेटा आपकी यहाँ से l की रेंज बनती है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, 0 से लेके n-1। इसमें से किसी को अगर डाउट हो तो मुझे बता दो, ठीक है। इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जैसे मैं पहले कहूँगा l के लिए बेटा अगर वैल्यू 0 है तो 0 के लिए बेटा कौन सा, s। p 1 की बात करेंगे l तो आपका ये p। देन हम लोग बात करेंगे 2 के लिए तो कितना होगा आपका ये d। देन 3 की बात करेंगे तो f। और इसको देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैं n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4। और यहाँ पे मैं l लिखूँगा। l की वैल्यू बेटा 1 का मतलब यहाँ पे 0 होगा। 0 का मतलब बच्चों s। 2 का मतलब 0,1। 0 का मतलब क्या, s। और 1 का मतलब क्या होगा, p, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में बात करूँ तो 3 n इक्वल टू 3 के लिए 0,1,2। s का मतलब 0 का मतलब क्या, s। 1 का मतलब p, 2 का मतलब d। इसी तरीके से 4 के लिए 0, 1, 2 एंड 3। भाई 0 का मतलब क्या होगा, s। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, p। 2 का मतलब d और 3 का मतलब f। ये बात समझ आपको आ गई होगी। तो मुझे बताओ बेटा जब आपकी n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको बेटा सिर्फ क्या मिलेगा, 1s, 1 यहाँ से और ये आपका s। जब n की वैल्यू 2 होगी तो कौन कौन सी बेटा, यहाँ से 2 बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, 2s और 2p। भाई s और p मिल रहा ना, 0 और 1। यहाँ दो कौन कौन से मिलेंगे, ये मिलेगा आपका 2s, नॉट 2s, 3 बेटा 3 होगा ना, n इक्वल टू 3 है, 3s, 3p एंड आपको मिलेगा 3d। इसी तरीके से 4 के अंदर क्या क्या मिलेगा, 4 के अंदर आपको मिल जाएगा 4s, 4p, 4d एंड 4f, ठीक है। ये आपको वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसके बाद में एक स्टेटमेंट और लिखूंगा, नंबर ऑफ सब सेल इन ए सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। या फिर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ, या फिर लिख सकते हैं ऑर्बिट नंबर इज इक्वल टू
यस इट इज़ ए ऑर्बिट नंबर, ठीक है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगी आपकी h डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट L ब्रैकेट L प्लस 1, ठीक है। ये होगा इसका फॉर्मूला। L की वैल्यू आपको पता है, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। L की वैल्यू आपको मैंने निकालनी सिखा दी है। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा स्मॉल n। स्मॉल n बच्चों किसके बारे में, बेटा सेल। स्मॉल l एजीमुथल की बात करेंगे तो सब सेल, और स्मॉल m की बात करेंगे तो ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल तक ही तो मुझे चलना है, 3 डायमेंशनल तक, ओके, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी। तो अब एक पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्मॉल n, वो किसको डिफाइन करता है। तो स्मॉल n बच्चों डिफाइन करता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। स्मॉल n किसको डिफाइन करता है, स्मॉल n आपका डिफाइन करेगा साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। स्मॉल l किसको डिफाइन करेगा, स्मॉल l की बात करेंगे तो शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। मैं अगर बात करता हूँ ऑर्बिट पे, बेटा स्मॉल m किसको डिफाइन करेगा, स्मॉल m डिफाइन करेगा ओरिएंटेशन को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल करेगा ये डिफाइन, ठीक है, ओके। इसके बाद अब मैं चलूँगा स्मॉल m को लेके ही। तो स्मॉल m के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ से हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बेटा इसकी जो आपकी लिमिट रहेगी -l से अगर मैं बात करूँ तो आपका +l, ठीक है। तो -l से +l, तो बेटा ये स्मॉल m की आपकी रेंज होती है। और एक पॉइंट है कि यहाँ पे हम इंटीजर्स की बात करेंगे, तो बेटा आपका यहाँ पे इंटीजर्स आपके डिफाइंड होंगे, और इंटीजर्स के अंदर बच्चों 0 भी आपका डिफाइंड होगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा वैल्यूज़ को लेके और डिफाइन करूँगा। जैसे बच्चों मैं बात करूँ यहाँ पे स्मॉल l की वैल्यू आपके यहाँ पे है 0, ये 1, ये 2, ये 3। तो आपको पता है 0 के लिए क्या रहता है बच्चों, 0 के लिए आपका s, 1 के लिए आपका p, 2 के लिए आपका d, ठीक, और 3 के लिए आपका f। अब इसमें आपका जो स्मॉल m होगा उसकी वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ बताओ बच्चों लिमिट क्या थी, -l से माइनस देता हूँ मैं, ठीक है, -l m देन इज +l, ठीक है, ओके, इसको याद रखना है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा बेटा, -1 है ना, तो -1 देन 0 भी आएगा, देन +1 भी आएगा। नेक्स्ट बताओ, ये p के लिए हो गया, s के लिए हो गया, d के लिए क्या होगा, -2 -1, नेक्स्ट इज 0 +1 एंड +2। और 3 की बात करेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, इसको लिख लो। ये बेटा हो, ये आप पे क्या है, ये एक्चुअली हम बता रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डिफाइन कर रहे हैं। बात समझ में आई क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके डिफाइंड हो गए। अभी इसको मैं कुछ और तरीके से भी रिलेट करूँगा, और इसका कुछ बेसिक पॉइंट में बताऊँगा, ज़रा उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे मैंने बात किया कि भाई m की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कि भाई सपोज 0 निकल के आ रही थी, नेक्स्ट -1 0, +1। नेक्स्ट की बात करूँ तो -2 -1 0 +1 +2 है। नेक्स्ट आगे बात करूँ 3 के लिए, तो आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3।
तो इस फर्स्ट के लिए बताओ बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपका ऐसे डिफाइन होगा। यहाँ पे 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका ये डिफाइंड होगा। इसकी बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 5 है, तो 1 2 3 4 5। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने हैं वो देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो मतलब 1 2 3 4 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 7, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे इस तरीके से ऑर्बिटल मैंने डिजाइन कर दिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट बन, ये बात क्लियर है, बहुत ही आसान है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए गिवन सबसेल, गिवन सबसेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं गिवन सबसेल के अंदर, तो उसकी वैल्यू होती है बेटा 12 + 1। आप चेक करके देख लो 12 + 1 निकल के आ रही है क्या। देखो आप जब आप 0 पुट करोगे तो कितना निकल के आएगा बच्चों, 2 × 0, 0 + 1 मतलब 1। तो जैसा निकाला मैंने बिल्कुल सही है, अभी निकाला था। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है, क्लियर है। अब इसके बाद मैं अब एक कंप्लीट चार्ट बनाऊंगा और समझेंगे यहाँ पे वैल्यूज़ को, ठीक है। ये आपका यहाँ से स्मॉल n, ठीक है, ये आपका स्मॉल l, यहाँ से आपका स्मॉल m, ठीक। स्मॉल n की बात कर लेते हैं, 1 एंड नॉट 2 है, 2 ही डाटा लेंगे हम लोग। चलो ठीक, यहाँ से जब आपकी n की वैल्यू 1 है तो उसमें बेटा l की वैल्यू कितनी, 0, 0 का मतलब s, आप लिखते चलो। जब n की वैल्यू 2 तो बेटा l की वैल्यू 1 हो, जो आपकी 0 और 1 होगी, 0 का मतलब s, 1 का मतलब p। l की वैल्यू चलते हैं, सॉरी m की वैल्यू चलते हैं, तो m बेटा यहाँ पे कितना होगा, 0। और 2 की बात करेंगे, जब आपका 0 होगा यहाँ पे तो कितना होगा, ये 0 रहेगा। 1 की बात करेंगे तो कितना होगा, -1 एंड 0 एंड +1, ठीक है। बाकी आप n = 3 लेके भी सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। तो ज़रा मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे आपका जब m बेटा 0 रहेगा तो मतलब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो 1, s प्रेजेंट है तो आपका ये 1s, ये आपका 1s हो गया। 1s की बात करते हैं तो इस तरीके से आपका डिफाइन मैंने कर दिया। 1s समझ में आया कि आपको ये 1, यहाँ से आपका ये s 1s। 2 में देखो ये l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, तो उस केस में क्या बनेगा, ये बन गया आपका देखो 2s, देखो 2 यहाँ पे है, s आपका ये है। जब बेटा 2 के साथ देखो p को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से इसको, तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 आपको ऑर्बिटल मिल रहे हैं। 3 ऑर्बिटल का मतलब ये इस तरीके से बन जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, ओके। तो इसी तरीके से आप n = 3 और n = 4 के लिए भी वैल्यूज निकाल सकते हो, जिसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं बननी चाहिए। आसान है ये, ओके। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर पे, दैट इज 4, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली बेटा इसको ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। ये एक्चुअली बेटा क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ठीक है। तो भाई आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो अपने भी एक्सिस में रिवॉल्व कर रहा है, और दूसरा बेटा आपकी न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें जब बेटा अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसी के बेस पे बेटा हम पे आप बोलते हैं कि भाई एस की वैल्यू बेटा आपकी +1/2 और ये एस की वैल्यू -1/2। इसमें ऐसा नहीं होता है कि बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा वैसा, आपकी वैल्यूज प्लस और माइनस में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जैसे जनरली क्या बोल देते हैं कि अगर बच्चों ये इस तरीके से इससे बात करते हैं, अगर ये आप एक क्लॉकवाइज इस तरीके से बोल देते हैं तो बोलते हैं कि भाई इसकी वैल्यू +1/2, और अगर ये कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है तो मतलब ये आपका s = -1/2। लेकिन ऐसा जनरली होते नहीं है, आपको ये जो वैल्यूज़ हैं वो किसी भी तरीके से दे रखी होती हैं, जहाँ पे आपका जो स्पिन होगा वो यही होगा आपका, दैट इज़ +1/2 और -1/2। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेटा जो बची हुई चीज़ें उसको डिस्कस करेंगे। चलो आज इतना रखते हैं, थैंक यू।